हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप तुम्हारा दिन बहुत अच्छे से जा रहा हो। सो हमने कल एक प्लान किया था कि हम शाम को 6 बजे से एक क्वेश्चन सीरीज चालू करेंगे। तो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शेक्सपियर का शैल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे, जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पहला टॉपिक है। इस पे मैंने 3 क्वेश्चन सीरीज तैयार की है, जिसमें से वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर हमें समय मिलता है तो हम यहाँ पे उसको पढ़ाएंगे, या फिर मैं तुम्हें उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो तुम वहां से उसको पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम कैसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड गलत नहीं करोगे। उसके बाद थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल और थोड़े से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें एमसीक्यूज में कराने वाला हूँ। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। 20 पहले होंगे, फिर 20 सेट्स के मैंने डिवाइड किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं और लेट्स डू अ गुड गुड वर्क। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिलोवेड इन सोनेट 18। सो आंसर ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के दिए हुए हैं साथ में, बट मैं तुम्हें समझाने के तौर पे एक एक करके चीजें बताऊंगा। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं कि शेक्सपियर ने कौन सा जो वर्ड है वो यूज किया है अपनी बिलोवेड के लिए इस पोएम के अंदर। तो तुम्हें यहाँ पे जो आंसर दिखाई दे रहा होगा, मोर लवली एंड टेम्परेट दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो तुम जरा एक पोएम में जाओ, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यहाँ पे दूसरी लाइन में योर आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, कि तुम्हारा जो आर्ट है वो काफी प्यारा और बहुत ज्यादा संतुलित है। तो अपनी प्रेमिका को बहुत संतुलित और प्यारी बोल रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, लाइक टेम्पररी, हार्श एंड ऑर्डिनरी, ये बहुत टेम्पररी वर्ड्स हैं। ये किसी प्रेमा के लिए यूज हम यूज नहीं करते। टेम्पररी मतलब होता है क्षणिक, हार्श का मतलब कर्कश होता है, और ऑर्डिनरी मतलब होता है बहुत सामान्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ समर्स लीज इन द पोएम, कि समर की लीज का क्या महत्व है इस पोएम के अंदर। तो तुम्हें एक लाइन होगी इसमें, रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट हर डेट। लीज मतलब होता है हम किसी प्रॉपर्टी या किसी भी, हम रेंट करते हैं किसी जगह को, किराए पे लेते हैं, तो उसमें हम एक फिक्स टाइम के लिए उस जगह को लेते हैं, और उस फिक्स टाइम के लिए हमारा किराया फिक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ समर लीज इन द पोएम। समर्स की लीज को इस पोएम में तुम आइडेंटिफाई करो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है, रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ। डज इट रिप्रेजेंट्स अ परमानेंट पीरियड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता। इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप में बात हो रही है लेकिन सिर्फ 2 लोगों की, तो यहाँ पे ये जनरल बात नहीं हो रही है। रिफ्लेक्ट द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। तो नेचर की जो ब्यूटी है वो टेम्पररी है, उस पर यह बात कर रहा है कि एक पीरियड तक वो ब्यूटी परमानेंट नहीं है, वो गायब हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, रिफ्लेक्ट द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। सजेस्ट अ सीजन ऑफ रेस्ट। सजेस्ट अ सीजन ऑफ रेस्ट, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये कोई रेस्ट वाला सीजन है जो परमानेंट है। तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ समर लीव्स इन द पोएम, रिफ्लेक्ट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। व्हाट डज द आई ऑफ हेवन रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोनेट 18। आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन, आसमान में, मैं तुम्हें एक लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो इधर लेफ्ट हैंड पे, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। तो हेवन शाइन्स, आई ऑफ हेवन, ऊपर आसमान में क्या है? सूरज है। समर में सूरज बहुत धूप देता है, बहुत तीखी धूप होती है जो चुभती है आंखों में। उस तो आई ऑफ हेवन यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? सूरज के लिए। गाइस एक बार पोएम को पढ़ लेना ढंग से, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस उस तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएंगे। मैंने एक छोटा सा नोट भी डाला है टेलीग्राम ग्रुप पे, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइम स्कीम, कपलेट स्कीम, पेंटामीटर एंड ऑल, ठीक है, ताकि तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आए राइम स्कीम एंड ऑल, तो तुम वहां से कर दो। बाकी ये पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा ये सब कुछ आज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज शेक्सपियर डिपिक्ट नेचर्स ब्यूटी इन सोनेट 18। शेक्सपियर जो है वो नेचर की ब्यूटी को कैसे दिखाता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है परमानेंट, इटरनल का मतलब होता है परमानेंट, अनचेंजिंग, जो चेंज कभी ना हो। 20 ऑप्शन है खुश वाला, प्लेजेंट और परफेक्ट,
कि तुम खुश भी हो, सुखी हो, परफेक्ट हो। कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, ये दिमाग में डाल सकते हो तुम। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एज टेम्पररी एंड सब्जेक्ट टू डिके। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। एज की चीज़ें परमानेंट नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नेचर की ब्यूटी का इंस्पिरेशन के बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी। तो तुम बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सी। सी देखो, एज टेम्पररी एंड सब्जेक्ट टू डिके। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ इमोर्टलिटी थ्रू आर्ट हाईलाइटेड इन सोनेट 18। ओके, सोनेट 18 में व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ इमोर्टलिटी थ्रू आर्ट हाईलाइटेड इन सोनेट 18। तो व्हाट इज द प्राइमरी थीम? अब यहाँ पे थीम पूछ रहा है, रिमेंबर यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो? थीम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो थीम पूछ रहा है तो यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ नेचर इज एवरलास्टिंग। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज everlasting, right? The beauty of nature is everlasting. Poetry can preserve beauty beyond death. याद रखो कि सुंदरता हमेशा के लिए वहां पे रहेगी? नहीं रहेगी। तो पहला ऑप्शन नहीं है थीम में, बिकॉज यहाँ थीम की बात कर रहा है वो, थीम की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है पोइट्री कैन प्रिजर्व ब्यूटी बियॉन्ड डेथ। पोइट्री कैन प्रिजर्व ब्यूटी बियॉन्ड डेथ। क्या पोइट्री प्रिजर्व कर पाएगी ब्यूटी डेथ के बाद भी? अगर पोइट्री किसी ने किसी के ऊपर लिखी है तो क्या वो उसकी सुंदरता को प्रिजर्व कर पाएगी, वो बता पाएगी कि कोई चीज़ बहुत सुंदर थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पे वो चीज़ें संभाल पाएंगे। लव इज एफेमेरियल। लव क्या होता है? टाइम कैन, लव इज एफेमेरियल। तो यहाँ पे लव क्या एफेमेरियल होता है? टाइम कैन बी, टाइम कैन बी अ लिटिल, सॉरी गाइस, आई थिंक आई हैव, हाँ ठीक है, ठीक है, टाइम कैन बी कॉन्कर्ड। तो यहाँ पे जो लास्ट के दो ऑप्शंस हैं इसमें टाइम कैन बी कॉन्कर्ड, टाइम कॉन्कर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लव इज एफेमेरियल, क्या लव बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? नहीं होता। ऐसी बाकी ए सी और डी ये थीम्स हमें नहीं दे रखी। बाय द वे कॉन्कर का मतलब होता है जीतना किसी चीज को, ठीक है, और एफेमेरियल का होता है प्यार करना, बट बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, क्षणिक जैसे बोल सकते हो तुम। ठीक है, इसका आंसर है बी, पोएट्री कैन प्रिजर्व ब्यूटी बियॉन्ड डेथ। व्हाट रिटोरिकल क्वेश्चन ओपन सोनेट 18? सोनेट 18 एक रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होता है जिनका जवाब हमें खुद को पता होता है, तुम ये याद रख सकते हो। ठीक है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर स्टे? वेरी इजी आंसर, ये तो तुम बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन सोनेट 18 चालू होती है, क्योंकि बाकी तीन नहीं है। Which of the following lines best represents the concept of decay in the poem? Nor shall death brag, यहाँ पे personification of death है, डेथ ब्रैग कर रही चीजों को, तो ये डिके का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मेसी। रफ विंड्स, जो मई की गरम गरम वो जो लू चलती है, वो बर्ड्स जो होती है, कौन सी बर्ड्स? किसी भी फ्लावर की बर्ड्स है, कैसी बर्ड्स जो डिके हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई फूल खिलता है, वो सुबह खिलता है, बहुत सुंदर लगता है, शाम तक वो फूल एकदम कैसा हो जाता है? मुरझा जाता है। विच शोज कि ये चीज़ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? डिके, कि जो चीज़ों का डिके हो, जो चीज़ें नष्ट हो सकें, जो चीज़ें टेम्पररी हो। डिके का मतलब जैसे कि यहाँ पे ये लाइन है, जैसे कि मैं लाइन दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, राइट। तो ये जो लाइन है इसका मतलब है डिके, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो लॉन्ग लिव दिस एंड गिव्स, ये लास्ट कपलेट इस पोएम का, बट डाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, तुम्हारा इटर्नल समर कभी फेड नहीं होगा। ये भी इसी की लाइन है, बट इनमें सिर्फ एक लाइन है जो टेम्पररीनेस को दिखा रही है, बाकी तीनों की तीनों लाइनों में कोई भी लाइन टेम्पररीनेस को नहीं दिखा रही। ये परमानेंस को दिखा रही है दिस लाइन, और ये भी परमानेंस को दिखा रही है, ठीक है, और ये डेथ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है। आंसर हमारा ये है, ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम हाउ इज डेथ कैरेक्टराइज्ड? अ बोस्टफुल फिगर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक यहाँ से जस्ट पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में पर्सोनिफिकेशन डेथ का, कि नॉर शेल डेथ ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बातें करना है, बोलना। दाव का मतलब होता है यू, तुम,
wanderest in his shade, wander का मतलब होता है घूमना, shade मतलब होता है छाया, ठीक है। ये लाइन हमारे इसमें यहाँ पे आएगी, लास्ट के पैराग्राफ से थोड़ा सा पहले ये लाइन आएगी यहाँ पे, nor shall death drag you wanderest in his shade। तो डेथ क्या कर रही है, nor shall death drag, कि डेथ भी जो एरोगेंट तरीके से, घमंडी तरीके से दिखा रही है कि तुम मेरी पावर से नहीं बच सकते, ठीक है, wanderest, बट तुम मेरी पोएट्री में रह के भी है ना उसकी छाया में रहोगे, तुम वहां रहोगे जहाँ पे कोई नहीं बच सकता डेथ से, बट उसका फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज तुम अमर हो, इन लाइनों में तुम अमर हो। अपनी प्रेमिका के बारे में बात करता है शेक्सपियर, ठीक है। सो यहाँ पे एज अ बोस्टफुल फिगर, बोस्टफुल का मतलब होता है ब्रैग करना, ठीक है, ये तुम याद रख लेना बिकॉज ये जनरल इंग्लिश में भी वर्ड यूज हो सकता है, या बोस्टफुल और ब्रैग। उसके बाद हम आते हैं नीचे, आंसर है बी। हाउ वुड द पोएम्स मैसेज चेंज इफ इट सोलली फोकस्ड ऑन नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी पे how would the poem's message change if it solely focused on natural beauty? Natural beauty पे focus हो सिर्फ, how? It would emphasize impermanence, it would ignore human emotion, it would promote reproduction, it would downplay the role of poetry। इनमें से लास्ट के तीन ऑप्शंस में से तुम पोएम से कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जो पहला ऑप्शन है, इट वुड एम्फेसाइज इम्परमानेंस, इम्परमानेंस अगेन आ गया कि जो चीज़ परमानेंट नहीं है, इसके हम काफ़ी सारे वर्ड भी देख सकते हैं, डिके, ठीक है, नॉट परमानेंट वो भी लिख सकते हैं, इम्परमानेंस वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, चेंजिंग, ठीक है, नॉट चेंजिंग परमानेंट होता है, चेंजिंग, चेंजिंग, टेम्पररी, टेम्पररी। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाउ वुड द पोएम्स मैसेज, पोएम का मैसेज कैसे चेंज हो सकता है इफ इट, अगर वो सिर्फ नेचुरल ब्यूटी पे फोकस हो तो पोएम का मैसेज कैसे चेंज हो सकता है। तो वो नेचुरल ब्यूटी पे अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें हम सिर्फ ये बताएंगे कि वो ब्यूटी जो सुंदरता है वो परमानेंट नहीं है, तो वो पूरी पोएम ही इम्परमानेंस हो जाएगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर का है, अपने एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, बट तुम ये पढ़ के जाओ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तुम्हारी। विच लेटर डिवाइस इज प्रिडोमिनेटली यूज्ड इन द लाइन नॉट शेयर डेथ बैक यू वॉन्डरस्ट इनिशिएट। मैं तुम्हें ऊपर ही बता रहा था कि कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, डेथ बात कर रही है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम, या नॉन लिविंग इमोशन को हम अगर लिविंग चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आंसर है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट 18। अब ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, तीन स्टैंजा होते हैं, चार 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 लाइन के, चार लाइनों के चार लाइनों के चार लाइनों के तीन स्टैंजा होते हैं, लाइक फोर लाइन फोर लाइन फोर लाइन, और लास्ट में एक कपलेट होता है। मैंने इसका एक छोटा सा नोट टेलीग्राम पे डाला हुआ है, जरूर देखना, ठीक है। चार ये हो गए, ए बी सी डी। अब यहाँ पे हम लाइक तुम देख सकते हो लास्ट का जो वर्ड है ए बी, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये दोनों मैच कर रहे हैं। उसके बाद सी डी ये मैच नहीं कर रहा, बट सी और सी ये मैच कर रहे हैं, डी और डी ये मैच कर रहे हैं। इसके बाद ई एफ, तो ये वाले मैच करेंगे, ये वाले मैच करेंगे। उसके लास्ट में जी जी, दैट इज कपलेट, राइम कपलेट। ये है शेक्सपियरियन सोनेट, ओके। तो तुम राइम स्कीम याद रख लेना इसकी, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लगा अच्छा होता आ ही जाएगा एग्जाम अगर हर किसी दयावान हुई अपने ऊपर तो। विच लाइन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल समर। इटर्नल समर की लाइन किसने बताई, विच लाइन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल समर। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। ओह बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी, तुम बिना कुछ देखे लगा सकते हो, ठीक है। व्हाट डज द टर्म अनट्रिम, अनट्रिम मतलब होता है हम किसी भी चीज को, कोई चीज बहुत बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री का ट्रंक है, बहुत बड़ा एक पेड़ है, उसको हमने काट लिया है, अब उसको हम वापस और छोटा काट देते हैं। या फिर वीडियो एडिटिंग, तुम आज तो समझते होगे आजकल वीडियो एडिटिंग वाले लोग हैं बहुत सारे, हमारी नई जनरेशन है जो सब कुछ ऑनलाइन देखती है। तो वीडियो वीडियो में क्या होता है, अगर 10 मिनट का वीडियो है तो हम उसको 8 मिनट का कर दें, फिर ट्रिम कर दें, फिर ट्रिम कर दें, छोटे कर दें। बाल लंबे हैं तो उनको कट करके हम छोटे कर दें, दैट इज ट्रिमिंग। और अनट्रिम, कि हमने कुछ किया ही, हमने काटा पीटा कुछ भी नहीं है, उसको छोटा नहीं किया। तो व्हाट डज द टर्म अनट्रिम्ड सजेस्ट रिगार्डिंग ब्यूटी इन द पोएम। अब तुम इसमें आंसर बताओ, सोच के देखो। इसमें एक ही आंसर जाएगा, दैट इज इट इज फ्लीटिंग एंड नेग्लेक्टेड। इट इज प्रिजर्व्ड एंड चेरिश्ड, नो इट इज नॉट। यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पोएम में देखो,
बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स। नेचर अपना रास्ता बदलता है, नेचर परमानेंट नहीं रहता। कोर्स अनट्रिम्ड, नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज वो खुद ही इतना ज़्यादा फ्लीटिंग है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। इट इज़ लाइक फ्लीटिंग, भागता हुआ टाइम पीरियड उसका। और एंड नेग्लेक्टेड, ओके, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा एक फिक्स टाइम पीरियड पे चलेगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है तो यू कैन रिमेंबर इट, ओके। इट इज़ बी ऑप्शन, इट इज़ प्रिजर्व्ड एंड चेरिश, कि इसको प्रिजर्व चेरिश किया जाना चाहिए, नहीं। वहाँ पे बता रहा है नेचर परमानेंट नहीं रखता अपने टाइम और चीज़ों को, तो ये नहीं होगा। इट इज़ एनहेंस्ड बाय नेचर, नेचर के द्वारा ये एनहेंस किया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इट इज़ मेटिकुलसली मेंटेन्ड, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक किसी भी चीज़ को हम मेंटेन करते हैं, ऐसा भी कोई नहीं है। इस टाइम को हम फिक्स नहीं कह सकते। हाउ डज द फाइनल कपलेट ऑफ द पोएम सर्व इट्स आर्ग्यूमेंट? परमानेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो लॉन्ग, लास्ट लाइन पे एक बार आ जाते हैं अपन। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक आदमी सांस लेगा, आंखें देखेंगी, सो लॉन्ग लिव दिस, तब तक ये पोएम रहेगी, दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये तुम्हारी उसकी प्रेमिका को अमर रखेगी, इमोर्टल रखेगी। तो तुम इसमें देख सकते हो आंसर क्या है, बी आंसर होगा। इट एम्फसाइजेस द परमानेंस ऑफ पोइट्री, सी, बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ सोनेट 18? देखो, मेलनकली दुख नहीं है यहाँ पे, प्रेमिका के बारे में बात कर रहा है। इनडिफरेंट एंड एपैथेटिक, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वो इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हो। इनडिफरेंट मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, या फिर लेक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ऐसा भी नहीं है। सार्कास्म भी नहीं है यहाँ पे कि तुम किसी को टॉन्ट मार रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कॉन्फिडेंट एंड एडमायरिंग, जो इसका आंसर है। व्हाट डज द फ्रेज इटर्नल लाइन सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ पोएट्री? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे थोड़ा सा सोचो, कुछ समझ में आया इनमें क्या ऑप्शन हो सकता है? देख लिया होगा आंसर तुम लोगों ने। चीज़ों को परमानेंट रखना, आउटलिव द मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी का मतलब होता है नश्वर, और इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है अमर, ठीक है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ टेम्पररी लाइक समर, समर की तरह वो टेम्पररी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट की दो लाइनें ये दिखा रही हैं कि चीज़ें अमर हैं। तो ये पोएम डिके पे भी बात करती है, इसकी थीम है, एंड फिर उसके बाद ये परमानेंसी पे भी बात करती है, ठीक है। What is the purpose of comparing the beloved to a summer's day in the poem? ऑब्वियस सी बात है, इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते बता देता हूँ सीधे, टू शो द बिलवेड सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी, ओके, सॉरी। Which literary device is primarily used when describing the gold complexion dim? अब इसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन आती है जो बहुत ज़रूरी तुम लोगों को दिमाग में डालने के लिए, that by chance, not by chance, sorry, sometimes too hot, गर्मियों में बहुत गर्म होता है सन, तो बहुत चमकता है वो, गर्मी बहुत पड़ती है, and often is his gold complexion dim, तो उसका वो जो चमक है वो भी कम पड़ जाता है, and every fair from fair sometimes decline, तो कितना ही कोई सुंदर हो वो हमेशा कभी ना कभी, समटाइम तो कभी ना कभी डिक्लाइन खत्म होता है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, मेटाफर दिखा रहा है, लिटरेशन दिखा रहा है, इमेजरी दिखा रहा है, कि हाइपरबोल दिखा रहा है? जहाँ तक मुझे दिमाग में आ रहा है मैं हाइपरबोल के साथ जाऊंगा। ओह सॉरी, आई थिंक मेरा गलत हो गया। इमेजरी दिखा रहा है, ठीक है, ओके गाइस, ये इमेजरी दिखा रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर, समटाइम्स किसी भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिखाता है तो वो हाइपरबोल होता है। अलिट्रेशन कब होता है? जब साउंड रिपीट होती है, तो यहाँ पे कोई साउंड तो रिपीट नहीं हो रही है। मेटाफर, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं और उसको हम किसी और उसका नाम दे देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बाय द वे इन चीज़ों पे मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, तुम उसका वीडियो मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा, डेफिनेटली चेक जरूर करना, बिकॉज काफ़ी सारी तुम्हारी लिटरेरी टर्म्स वहाँ से करेक्ट हो जाएंगी इन एग्जाम्स, ओके। तो यहाँ पे इमेजरी आंसर है, आई थिंक, ठीक है चलो, या इमेजरी, कन्फर्म इमेजरी। In what way does Shakespeare challenge traditional comparisons of beauty? In what way does Shakespeare challenge traditional comparisons of beauty?
by dismissing nature's qualities, by demonstrating nature's flaws, by overemphasizing physical happiness, by focusing only on emotional experiences. ए और डी तो नहीं है. इमोशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में वो अभी बात नहीं कर रहा है, ना ही वो ओवर एम्फेसाइजिंग फिजिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं कर रहा है. अब तुम इसमें आंसर बताओ. एक आंसर बचा सिर्फ. इवन बी और सी बहुत क्लोज आंसर्स हैं, गौर से देखो. बाय डिसमिसिंग नेचर क्वालिटी, बाय डेमोस्ट्रेटिंग नेचर्स फ्लॉज. यहाँ पे वो नेचर के फ्लॉ के बारे में बात कर रहा है, वहाँ पे वो नेचर की क्वालिटी को डिसमिस कर रहा है. दोनों जगह क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, अगर तुम नोटिस करते हो तो. राइट. पर आंसर सी इसलिए है बिकॉज उसने नेचर का एक फ्लॉ है. नेचर का सब कुछ फिक्स्ड है. अब उस फिक्स पैटर्न को उसने तोड़ा नहीं है. ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर है. कई बार इसके आंसर्स कुछ और भी हो सकते हैं, बट तुम दिमाग में बस अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इस चीज़ को समझते रहो. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, नॉट इस सीरीज का, सॉरी, दिस फर्स्ट सीरीज जो मेरा पीडीएफ है 20 का, उसका. विच स्टेटमेंट करेक्टली रिलेट्स टू द थीम ऑफ द पोएम. ऑब्वियस सी बात है, इमॉर्टलिटी. जहाँ पे तुम्हें ये वर्ड दिख जाए वो पोएम का आंसर है. पोएट्री कैन ग्रांट इमॉर्टलिटी टू ब्यूटी. दैट्स इट. ठीक है गाइस. सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. बट